Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Here comes lockdown version 4. लेकिन आप टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स we will be keeping on updating. Okay, so this is in continuation with the last video lecture, which was किसके ऊपर था? Last video lecture कौन से सब्जेक्ट पे था? Yes, it was on economics. So this is lecture number 2 on introduction to micro and macroeconomics, which is the first chapter of SYJC economics as per the new syllabus. And I am Dr. Kalpesh Parmar. These are my qualifications. So in the last lecture, what we had seen, हम लोगों ने क्या देखा था? Introduction to economics. Then we introduced to economics was divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. फिर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका मीनिंग, डेफिनेशन देखा, एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा. थोड़ा सा रिकैप करते. सो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज वी न्यू इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले इंट्रोडक्शन देखते. इट वाज the term micro is derived from the Greek word micros, which means small or millionth part. The term microeconomics was originated and introduced by Ragnar Frisch in 1933. He is from Oslo University. And microeconomics entirely was developed by Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. So ये था इंट्रोडक्शन उसका. कभी भी इंट्रोडक्शन लिखने का आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे. फिर डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन जो मुझे लगा वो मैंने यहां पर लिया है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी व्हिच वाज गिवन बाय मॉरिस डॉब. माइक्रोस्कोपिक स्टडी, जो डिटेल में स्टडी करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने देखा था, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और स्टडिंग इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर. कोई एक कस्टमर के बारे में स्टडी करता है, या कोई प्रोड्यूसर फर्म के बारे में स्टडी करता है, या तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोडक्ट के बारे में या फैक्टर के बारे में वो स्टडी करता है. मतलब एक टाइम पर एक किसी यूनिट का स्टडी करेगा. इट मे बी अ हाउस होल्ड, कोई एक घर हो सकता है. इट मे बी अ फैमिली. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट होल फैमिली, WHOLE, होल फैमिली. तो स्टूडेंट्स क्या होल वर्ड आने की वजह से उसको फॉल्स लिख देते हैं, बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट. होल फैमिली मतलब एक फैमिली का स्टडी करता है, तो वो ट्रू स्टेटमेंट आएगा. नाउ एक छोटा सा एग्जांपल हमने वहां पर लिया था कि समझो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको अलग अलग मार्क्स मिले हैं. तो बीके में 98 आया, वो कैसे आया? आपने क्या मेहनत किया, कौन सा कॉलेज में आप जा रहे हो, कौन सा क्लासेस वगैरह अगर आपने ज्वाइन किया है तो, कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है तो, फिर वो आपने कितनी मेहनत की है, वो टीचर्स ने कितने मेहनत की है, कौन से नोट्स को आपने रिफर किया है, कितनी बार आपने अकाउंट्स का बीके का एग्जाम दिया है, वो एग्जाम्स में क्या इंप्रूवमेंट रहा, ये पूरा डिटेल स्टडी करके जो बताता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब किसी में 98 है, किसी में 35 भी है, वो सब सब्जेक्ट का मार्क्स काउंट करके हमको एग्रीगेट परसेंटेज मिलता है, विच इज 78% ओवर हियर. तो वो जो एग्रीगेट परसेंट है, मतलब उसने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया, तो दैट स्टडी इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि माइक्रो क्या स्टडी करता है और मैक्रो क्या स्टडी करता है. ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था. फिर हमने देखा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आपको ये देखना है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेरे लास्ट वीडियो का लिंक दिया है. इफ यू वांट यू कैन रिफर टू दैट, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. आज हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज सिंपल एज पॉसिबल करने की कोशिश की थी. आज क्या सिंपल करने वाला हूं, तो फीचर्स या आगे कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, जितने भी वीडियो लेक्चर्स में लेने वाला हूं इकोनॉमिक्स का, उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कीवर्ड दूं. व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड सारे पॉइंट्स के इनिशियल मतलब फर्स्ट लेटर को लेकर एक वर्ड बना दिया मैंने. जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने कीवर्ड बना दिया प्यूपिल्स बेस. बट ऑब्वियस है, पूरे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कीवर्ड बना रहा हूं, तो अपने क्लासेस को तो प्रमोट करूंगा ही, राइट. तो प्यूपिल्स बेस, यहाँ पर हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर विल बी 10 पॉइंट्स, जिसका इनिशियल्स लेकर मैंने ये कीवर्ड बनाया. तो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आएगा पी से, यानी कि प्राइस थियरी है.
सेकेंड पॉइंट यूज से, यानी कि यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम पी इटसेल्फ, पार्शियल इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट आई से है इंडिविजुअल यूनिट्स। फिफ्थ पॉइंट एल से लिमिटेड स्कोप, देन एस फॉर स्लाइसिंग मेथड, देन बी फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, A for analysis of market structures, and S for science of economizing, and the last point is E stands for economic welfare. ये 10 पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज 10 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस थियरी। प्राइस थियरी मतलब प्राइसिंग। माइक्रो एंड मैक्रो में यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्राइस थियरी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कोई भी लॉ जब देखोगे, आप आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड देखने वाले हो, लॉ ऑफ सप्लाई देखने वाले हो, तो उसके बेस में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस को कंसिडर किया है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जितने भी थ्योरीज है वो थ्योरीज प्राइस के बेस पर प्रूव होती है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन के बेस में प्राइस लिया गया, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्राइस थियरी। और प्राइसिंग की जब बात करते हैं तो दो चीजों का प्राइसिंग हम लोगों ने ऑलरेडी स्कोप में देखा है इन द लास्ट वीडियो। दैट इज फर्स्ट वन वाज थियरी ऑफ वैल्यू व्हिच वाज प्रोडक्ट प्राइसिंग, और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बनाने के लिए दो मार्केट फोर्सेस हमने डिस्कस किए थे, डिमांड एंड सप्लाई। कभी भी सिर्फ कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाता है या सिर्फ सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाता है, एक ऐसा प्राइस लिया जाता है जहां पर कस्टमर भी उसको भी अफोर्डेबल हो और सेलर उसको भी एक रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाए, वो प्राइस फाइनलाइज हो जाता है व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस तरह से प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है व्हिच इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसिंग मतलब थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर पैसा आया है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने वो प्रोडक्शन करने के लिए मेहनत किया। अब ये प्रोडक्शन के लिए मेहनत किसने किसने किया, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये चारों जब मेहनत करेंगे तो उनको रिटर्न में क्या क्या मिलेगा, हमने ऑलरेडी देखा है, लैंड को रिटर्न में मिलेगा रेंट, लेबर को रिटर्न में मिलेगा वेजेस, कैपिटल को रिटर्न में मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में मिलेगा प्रॉफिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमाउंट। सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, यानी कि रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट पे कर लेने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं बचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम पड़ेगा तो उसको अपनी जेब से डालना पड़ेगा, दैट इज लॉस ऑफ द बिजनेस। वॉट एवर इट इज, जो भी अमाउंट रेवेन्यू के तौर पर बिजनेस में आया था फॉर्म में, वो ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज व्हाई फैक्टर प्राइसिंग इज आल्सो कॉल्ड एज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्राइस थियरी। और भी एक रीजन आपको बता दिया कि आगे चल के सारे लॉ हम लोग, सारी थियोरीज हम लोग प्राइस के बेसिस पर समझने वाले। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलिज्म? मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल यूनिट। मतलब मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास और 10 रुपीज आया तो 10 रुपीज 110 हो गया, तो 100 से 110 होना, 10 इज द मार्जिनल अमाउंट। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल। हम लोग आगे मतलब इसके बाद का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर यूटिलिटी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जो लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो लॉ हम लोग देखने वाले हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें भी मार्जिनल वर्ड है, मतलब क्या कि हम लोग कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो उसका जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो कम होते रहता है। लाइक एग्जांपल गिवन ओवर हियर कि लॉ ऑफ डीएमयू कैसे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम किया है, फर्स्ट बर्गर जब आपने फर्स्ट, बहुत भूख लगी थी तो आपने पहला बर्गर खाया, बराबर है, तो मैकालू टिक्की ले लिया आपने, एक मैकालू टिक्की पहला खाया तो आपको फर्स्ट देखो पूरा बड़ा ग्राफ है, बार है, उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिला। अब पहला खाने की वजह से थोड़ा सा पेट भर गया आपका, तो दूसरे में थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एडिशनल यूनिट से आने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल यूटिलिटी कम हो रहा है। फिर तीसरे बर्गर में पूरा पेट भर गया तो और कम हो गया। दैट एडिशनल का जो कंसेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स use of marginalism principle. Okay, so this is how we will be using marginalism principle in microeconomics. Then next is partial equilibrium. Partial word का क्या मतलब होता है? Partial मतलब बोलते हैं ना partiality, तो यहां पर partial equilibrium is based on a Latin phrase ceteris paribus, जिसका मतलब होता है other things being constant. अब हम लोग और एक लॉ का एग्जांपल ले लेते, जो उसके बाद के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम देखने वाले लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड जब हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये लॉ भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है
उनके हिसाब से क्या कहना है उनका कि प्राइस जब बढ़ता है, ओके, देख लो यहाँ पर पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो आपके पास ओनली 1 यूनिट परचेस करने के लिए, प्राइस कम हो जाएगा तो आप 3 यूनिट्स परचेस कर रहे हो। सो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये सबका एक्सपीरियंस है। आप कस्टमर हो, आप ज्यादा कब खरीदोगे? जब प्राइस बढ़ेगा तब खरीदोगे या प्राइस कम होगा तब खरीदोगे? डेफिनेटली प्राइस कम होगा तब। तो प्राइस कम होने पर आप ज्यादा डिमांड करते हो, ये उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड में बताया। लेकिन प्राइस इज नॉट दी ओनली फैक्टर। प्राइस सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं जिससे डिमांड डिसाइड होता है। डिमांड डिसाइड करने वाले बहुत दूसरे फैक्टर्स है, जैसे कि दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स, पॉपुलेशन का साइज हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर का इनकम ही उतना नहीं रहेगा, कितना भी प्राइस कम होने दो। कार का प्राइस 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो मेरे ऐसा जो लोअर मिडिल क्लास का जो पर्सन रहेगा उसके लिए कुछ डिमांड में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ना, वो भी मायने रखता है। तो देयर आर मोर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई बोलते हैं और भी 10 फैक्टर्स है, कोई बोलते हैं 9, वट एवर इट बी, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को डिसाइड करते हैं। बट इस लॉ में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, फोकस किया सिर्फ प्राइस पे। उनके हिसाब से प्राइस चेंज होगा तब ही डिमांड चेंज होगा। बाकी सब फैक्टर्स को वो अज्यूम कर रहे कि वो कांस्टेंट रहे। ये अजम्पशन करना इज सेटेरिस पेरिबस। अब उन्होंने क्या किया, प्राइस पे फोकस किया, एक पार्ट पे फोकस किया, तो प्राइस के लिए पार्शियलिटी हो गया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो उसका स्कोप लिमिटेड है ना, वो एक टाइम पर बहुत सारी चीजों को स्टडी कर सकता नहीं है। दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने ऑलरेडी उसके मीनिंग में देखा है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही यूनिट को स्टडी करता है। अब इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक व्हाट, एक कस्टमर के बारे में एक टाइम पे स्टडी करेगा, जैसे कि एप्पल खरीद रहा है वो, तो वो क्या सोचता है, अगर 100 रुपीज पर केजी प्राइस रहेगा तो वो क्या सोचेगा, 50 रुपीज हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, उसके बारे में स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। प्रोड्यूसर यानी सेलर क्या सोचता है, वो बोलता है कि 100 से 150 होगा तब मैं ज्यादा बेचूंगा। तो एक सेलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सोचना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी का प्राइस, अभी एप्पल का प्राइस है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, हमने ऑलरेडी प्राइस थियरी में देखा। तो किसी एक यूनिट को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। इसमें हम लोगों ने पूरा एग्जांपल देख लिया, राइट। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। मैंने आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप। स्कोप मतलब क्या, उसका रेंज, स्टडी करने का एरिया ऑफ स्टडी यू कैन से, सब्जेक्ट मैटर, तो वो बहुत लिमिटेड स्कोप है उसका, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही यूनिट को स्टडी करता है। जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइंस अ सिंगल ट्री एंड नॉट द एंटायर फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट को वो स्टडी नहीं करता है, एक टाइम पर सिर्फ एक यूनिट को, एक ट्री को स्टडी करेगा। जिसमें हम लोगों ने देखो बेस्ट एग्जांपल हमने ले लिया है ऑलरेडी कि कितने भी सब्जेक्ट्स का मार्क्स होने दो, हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ बीके के मार्क्स के ऊपर। जब बीके का मार्क्स हम देख रहे हैं उसमें कितना आया, कैसे आया, तब हम लोग को ये नहीं पता है कि इकोनॉमिक्स में कितना आया है, ओसी में कितना आया है, एसपी में कितना आया है। तो दिस इज लिमिटेड स्कोप। वो उसका स्कोप इकोनॉमिक्स ओसी तक जाता नहीं है, वहां तक कौन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, एग्रीगेट ओवरऑल का स्टडी करने का काम मैक्रो का, इसलिए उसका स्कोप वाइडर है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मतलब क्या, स्लाइसिंग मतलब दिस इज अ मेथड व्हिच डिवाइड्स द होल डेटा इनटू स्मॉल पार्ट्स। कब तक डिवाइड करते रहेगा, जब तक वो इंडिविजुअल यूनिट तक नहीं पहुंचता तब तक वो डिवाइड करते रहेगा। एंड वंस इट रीचेस द इंडिविजुअल लेवल देन इट स्टार्ट्स द स्टडी। ये हो गया स्लाइसिंग मेथड का मीनिंग। जैसे कि यहाँ पर ब्रेड है, देखो उसके स्लाइसेस है, स्लाइस करना ये मेथड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कैसे स्लाइस करेगा, फॉर एग्जांपल जीडीपी, पूरे इंडिया का टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरे इंडिया में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का या गवर्नमेंट परचेस गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो सारे प्रोडक्शन का टोटल अमाउंट इज जीडीपी। लेकिन वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, जीडीपी को पहले डिवाइड करेगा 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर आउटपुट, सेकेंडरी सेक्टर आउटपुट एंड टर्शरी सेक्टर आउटपुट। फिर प्राइमरी को फर्दर डिवाइड करेगा, प्राइमरी में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बाकी सब जो भी है। अभी एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में राइस, वीट, कॉटन, जूट, ये सब का प्रोडक्शन है। तो राइस को फिर फर्दर डिवाइड करेगा स्टेट वाइज, वो डिवाइड करते रहेगा जब तक हम एक इंडिविजुअल फार्म पे नहीं आते। जैसे हम इंडिविजुअल फार्म पे आए, फिर वो पूरे फार्म का ये साल कितना प्रोडक्शन हुआ,
पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ था, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए कि नहीं किए, ये सब डिटेल में स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। कब? जब वो जीडीपी को डिवाइड कर करके इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर फार्म तक नहीं आ जाता। दिस इज द मेथड यूज्ड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्लाइसिंग मेथड का मतलब है होल पार्ट को डिवाइड करने का। कब तक? जब तक वो इंडिविजुअल लेवल तक नहीं पहुंचता, फिर उसके बाद वो स्टडी स्टार्ट करेगा। दैट इज स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। एक अजम्पशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा पार्शियल इक्विलिब्रियम में, विच इज सेटेरिस पेरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। दूसरा अजम्पशन है लेजर्स फेयर पॉलिसी, यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जितना कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा उतना लिबर्टी ज्यादा होगा और उतना ही फ्रीडम में काम होगा, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो करेगा ज्यादा। हमको 1991 का पॉलिसी पता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के हिसाब से सब फ्रीडम दे दिया था इंडस्ट्रीज को, तो कितना ग्रोथ हुआ इंडिया में। तो उसके लिए अजम्पशन क्या है कि सबको फ्री छोड़ दो। तो ये सारे अजम्पशंस किस में आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। बहुत सारे मार्जिनलिज्म, ये सारे अजम्पशंस हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने वाले। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये आपका पर्टिकुलर चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में। ये पूरा हम लोग मार्केट के बारे में स्टडीज करने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक, जैसे कि मोनोपोली मार्केट हो गया, यानी कि ऐसा मार्केट जो एक ही पर्सन पूरा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। देयर में बी मेनी सेलर्स बट मेजोरिटी पार्ट ऑफ द मार्केट, मेजोरिटी शेयर ऑफ द मार्केट इज कवर्ड, कैप्चर्ड बाय वन इंडिविजुअल सेलर, तो वो मोनोपोली हो गया उसका। या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में जो कंपटीशन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। या परफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोग लोकल सेलर्स होते हैं। ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम लोग यही माइक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टडी करने वाले हैं। पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड, हम लोग उस चैप्टर में ये तीनों मार्केट के फीचर्स और तीनों मार्केट में से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, जो हम लोगों ने देखा डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, वो सब हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस ऑफ इकोनॉमाइजिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमाइजिंग? तो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि इकोनॉमिक्स को जब हम समझते हैं तो उसके डेफिनेशंस में मॉडर्न डेफिनेशन किसका था? यस, लायोनेल रॉबिन्स का था। रॉबिन्स के डेफिनेशन के हिसाब से वांट्स आर अनलिमिटेड। देख लो, नीड इतना है लेकिन वांट्स कितना सारा है, लेकिन उसके सामने हमारे पास जो रिसोर्सेस है, यानी हमारा इनकम है, वो बहुत लिमिटेड है। अब पप्पा के पास लास्ट 500 रुपए बचे हैं और उनके पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरू या मोबाइल रिचार्ज करूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरू या मोबाइल रिचार्ज करूं। बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? यस, वो एडजस्टमेंट करेंगे दोनों में से किसी एक के साथ। मतलब मोबाइल रिचार्ज को साइड में रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे। ये जो एडजस्टमेंट किया ना, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज रैशनल एडजस्टमेंट। वरना अगर कोई ड्रंकर्ड होगा, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं बेवड़ा होगा, अब वैसा पर्सन होगा तो वो क्या करेगा? दोनों में से कुछ नहीं करेगा, शराब लेके आएगा, पी लेगा। मतलब दैट इज इररेशनल एडजस्टमेंट। वो इररेशनल एडजस्टमेंट है। हम बात कर रहे हैं रैशनल एडजस्टमेंट के बारे में। ये लॉजिकली क्या सही है वो सोचेगा। तो ऐसी रैशनल एडजस्टमेंट को ही कहते हैं इकोनॉमाइजिंग। तो ये इकोनॉमाइजिंग का साइंस हम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाता है, जो लायनल रॉबिन्स ने बताया। दैट इज नाउ, जो इकोनॉमिक्स था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट था, वो अब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको साइंस ऑफ इकोनॉमाइजिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमाइजिंग का साइंस बताता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक वेलफेयर, और वो हमने ऑलरेडी देखा है, जब जब रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, हम लोग को क्या मिलेगा? इकोनॉमिक वेलफेयर मिलेगा। तो रिसोर्सेस कैसे यूज करने चाहिए? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तब जाके हमको मिलेगा इकोनॉमिक वेलफेयर। और ये कौन सिखाता है हमको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। So these are the 10 features of microeconomics. Hope you understood it with as simple as possible. हमने examples लेने की कोशिश की है. Next question is importance of microeconomics. ये microeconomics के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद मैक्रोइकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है. तो ये देख लेते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में हम लोग कुछ ना कुछ कीवर्ड बनाएंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको इजीली याद रहे. कीवर्ड याद रहेगा तो सारे पॉइंट्स फटाफट आपको याद आ जाएंगे, राइट? सो हियर इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी नीड. माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है? PUBG 5 जिसमें B2 है, B से 2 पॉइंट्स है. द फर्स्ट पॉइंट P से प्राइस डिटर्मिनेशन, U से यूज
useful in international trade. B से building economic models. Again B, basis of economic welfare. G stands for government policies. F stands for free market economy and I stands for important business decisions. देखो इसमें से कुछ पॉइंट्स तो आपको फीचर्स में से रिपीट मिलेंगे, क्योंकि फीचर्स में ही आपको कुछ चीजें ऐसी होगी जो उसका इंपॉर्टेंस बन जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑलरेडी हमने देखा दो चीजों का प्राइसिंग आता है इसमें, कौन सा प्रोडक्ट प्राइसिंग, और प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी थियरी ऑफ वैल्यू। जो दो चीजों से वैल्यू जनरेट होता है, हम लोग डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करके उसका वैल्यू क्रिएट कर वैल्यू डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और उसपे से उसका प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट वॉज फैक्टर प्राइसिंग। चारों फैक्टर्स को जो रिटर्न में लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जो रिटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज फैक्टर प्राइसिंग। इन दोनों का प्राइस समझने के लिए, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कौन जरूरी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हम तो नेशनल की भी बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्जाम में गिव रीजंस में आता है 2 मार्क्स के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसमें आपको समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या? इंटरनेशनल ट्रेड मतलब उसमें क्या आएगा? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यहाँ पर पिक्चर है, बराबर है। वॉट एवर मे बी द मीडियम, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, कोई भी मीडियम होने दो, लेकिन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम आएगा? जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कि जितना भी हम लोग का एक्सपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट्स होता है, तो हर एक का एक्सपोर्ट बिल, इंपोर्ट बिल पास होकर ही बाहर जाएगा। तो एक्सपोर्ट जब भी हुआ, एक एक्सपोर्ट हुआ तो उसका एक एक्सपोर्ट बिल बना, एक एक्सपोर्ट बिल का स्टडी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा एक एक बिल ऐड करोगे तो ही तो आपको ओवरऑल टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया तक पहुंचोगे। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग के लिए। यहां पर आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। टैरिफ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? यस, टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। 1991 के पहले इट वाज 130 to 150%, 130 से 150%, 150%। जस्ट इमेजिन 1 लाख का मटेरियल अगर मुझे बाहर से इंपोर्ट करना है तो 1,50,000 सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आप सोचो, आप कितना इंपोर्ट करोगे? ज्यादा इंपोर्ट करोगे, कम करोगे? तो कैसे आपकी कमोडिटी पे इस इंपोर्ट टैक्स यानी कि टैरिफ का क्या इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव इफेक्ट हुआ या नेगेटिव इफेक्ट हुआ? ये समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे इंपोर्ट टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, किसी का भी क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो वो एक समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया और अमेरिका का जो हम लोग का एक्सचेंज रेट है, यानी कि देयर आर ₹70 पर यूएस डॉलर, तो ये एक यूएस डॉलर का 70 रुपीज जब हमने बोला, तो ये 2 कंट्रीज का कंपैरिजन करके हम लोगों ने टैरिफ एक्सचेंज रेट डिसाइड किया। ये इंडिविजुअल करेंसीज ले लिया। इंडिविजुअल का जब हम स्टडी करेंगे, एक दो का स्टडी करेंगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? स्टडी करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना जरूरी है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। अब यहाँ पर वो मॉडल्स यानी जो रैंप वॉक करते हैं वो मॉडल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल्स की बात हो रही है। और इकोनॉमिक मॉडल्स यानी क्या? इकोनॉमिक मॉडल्स आर मॉडल्स विच कन्वर्ट कॉम्प्लिकेटेड डेटा इनटू सिंप्लीफाइड वर्जन। अभी कॉम्प्लिकेटेड डेटा इनटू सिंप्लीफाइड वर्जन यानी क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं नालासोपारा का पॉपुलेशन का कैलकुलेशन किया, मालूम है ना, घर पे आके हम लोग को फॉर्म फिलअप करके जाते हैं, जनगणना, आपके घर पे कितने लोग रहते हैं, सबका एजुकेशन पूछते हैं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पूछते हैं, एज पूछते हैं। तो अभी नालासोपारा में समझो देयर आर 5 लाख फैमिलीज, तो 5 लाख फॉर्म रहेंगे, 5 लाख फॉर्म्स का बंडल्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं उधर चल के वहां पर वो बंडल्स को देख के ये नहीं बोल सकता हूँ नालासोपारा में एम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया है। वो खाली फॉर्म्स को ऐसा बंडल देखकर नहीं बोल सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? वो फॉर्म्स के अंदर जो डेटा है उसको हमको क्या टैबुलेट करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, टेबल पे से हम ग्राफ बनाएंगे, तो वो इजी हो जाएगा समझने के लिए। हम देखते हैं ना, पॉपुलेशन का ग्राफ ऊपर गया तो हमको समझ में आ गया कि पिछले साल से ये साल
पिछले 10 साल में पॉपुलेशन किस तरह से कौन से ट्रेंड से बढ़ा है, तो ग्राफिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए। तो जो फॉर्म्स में पड़ा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड डेटा, उसको टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज यूजिंग द इकोनॉमिक मॉडल्स। इसलिए इकोनॉमिक मॉडल्स के एग्जांपल्स क्या आएंगे? चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, राइट, लाइक दिस। बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया, 3D पाई डायग्राम हो गया, व्हाटएवर इट इज। लेकिन इससे क्या होता है, बड़े बड़े कंपनीज में प्रेजेंटेशंस आज की डेट में कैसे होते हैं? यूजिंग दीज चार्ट्स एंड डायग्राम्स ओनली, ताकि लोगों को एक ही व्यू में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक मॉडल्स। और इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मैं बताता हूं कि आप आगे चल के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सीखने वाले हो, उसमें अलग अलग लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब जब सीखोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू में एक पॉइंट आएगा, मेरे फॉर्मेट में तो आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, और उसमें मैं हमेशा एक स्टेटमेंट लिखता हूं, दिस लॉ कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। मतलब नीचे जो टेबल और डायग्राम दिया है उससे मैं इस लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ऐसा। तो टेबल और डायग्राम से ही कोई भी लॉ आपका एक्सप्लेन होने वाला है, यानी आगे चल के आप क्या करने वाले हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरीज, उसके लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही इकोनॉमिक मॉडल्स का यूज करने वाले हो। तो ये इकोनॉमिक मॉडल्स को यूज करना जरूरी किसमें है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। वो तो आपको पता ही है, अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सिखाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन ले लो, मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये सिखाता है इकोनॉमिक्स, जो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ऑलरेडी हमने देखा है। देन द नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने के लिए या पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। सदन से कितना भी पॉलिसीज बनता है, कोई भी पॉलिसी डेफिनेटली पूरे नेशन के लिए होता है, लेकिन जब वो पॉलिसी नेशन के लिए बनता है ना, तब वो पॉलिसी बनाते वक्त इकोनॉमिस्ट होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो पॉलिसी मेकर्स उस पॉलिसी को बनाने के बाद इंप्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री करते हैं, बट बनाते वक्त ध्यान में रखते हैं एवरी इंडिविजुअल ऑफ द नेशन। हर इंडिविजुअल में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। टैक्स पॉलिसी बनाया जैसे कि, तो टैक्सेशन पॉलिसी हम लोग के यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। 2.5 लाख तक की इनकम को नो टैक्स, उसके ऊपर 2.5 से 5 लाख। ये जो स्लैब्स बना है, ये स्लैब क्यों बना है? कि गरीब रहेगा तो उसको कम टैक्स भरने आएगा, अमीर तो वो उन्होंने देखा है कि दूर से दूर रिमोट रीजन्स में रहने वाले एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या प्राइस पॉलिसी हो गया, वेज पॉलिसी हो गया, मिनिमम वेजेस कितना रखना चाहिए, ये सब पॉलिसीज जब बनता है तो इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री होगा, लेकिन उसका बनाते वक्त उसमें ध्यान में एवरी इंडिविजुअल रहेगा। आपका भी बोर्ड एग्जाम का जब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन MSBS HSC जब बनाता है आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आकर पूछते हैं, सर पेपर कैसा रहेगा इस बार, टफ रहेगा, इजी रहेगा? बट आई ऑलवेज रिप्लाई देम दैट कि महाराष्ट्र में जब पूरे महाराष्ट्र का, पूरे स्टेट के लिए जब बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके लिए जब बोर्ड का पेपर बनाते हैं, तो उसमें वो लोग पूरे स्टेट के रिमोट एकदम एकदम दूर का कोई गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी भी बराबर से नहीं होगा शायद, उस गांव में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे को भी आना चाहिए, उतना सिंपल करके आपका पेपर बनाया जा रहा है। मतलब एवरी इंडिविजुअल तक उन लोग सोचते और फिर वो लोग पेपर बनाते हैं। सो व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर कोई भी पॉलिसी जब बनता है तो वो इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी जरूरी है। देन फ्री मार्केट इकोनॉमी, व्हाट डू मीन बाय फ्री? यहाँ पर फ्री का मतलब फुकट नहीं है, फ्री का मतलब है नो रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि सेलर की बात करें, मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए? सेलर और बायर दोनों के लिए। सेलर के लिए कैसे? उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तुझे यही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, यही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसकी मर्जी उसको जो प्रोडक्ट रखना हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, वो जो चाहे जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकता है। और बायर के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि उसको वो खरीदना ही पड़ेगा। हम लोग यूजुअली देखो ये शू स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, बराबर है, तो वो स्टॉल्स में हम लोग कभी कभी निकलते हैं ना बाजू से, तो जबरदस्ती लेके आते हैं अंदर, चलो 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 एक बार देख तो लो। अभी हमने देखा, पसंद किया भी समझो, तो अगर नहीं लेके गए तो वहां पर ऐसा वो बंदूक नहीं निकालेगा, अब आपने पसंद किया है तो लेना ही पड़ेगा। दैट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन नाइदर ओवर सेलर नॉर ओवर बायर, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेलर जो चाहे वो प्रोडक्ट जैसी क्वालिटी का चाहे वो बेच सकता है,
अगर बायर को नहीं पसंद है तो नहीं खरीदेगा, पसंद है तो खरीदेगा। बायर उसको जो पसंद आया वो खरीदेगा, नहीं पसंद आया नहीं, किसी के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ओवर एनीवन। नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज द लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस। कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेना है, business decisions related to what? Related to cost of production, price of the product, maximization of profit। देखो ये तीन चीज यही सीक्वेंस में होता है हमेशा। जैसे समझो यहाँ पर कोलगेट वाले ने 99 रुपीज प्राइस जब डिसाइड किया कि 99 में ये इतना प्रोडक्ट मुझे बेचना है, तो उसने क्या कंसीडर किया होगा? उसको प्रोडक्शन कितने में पड़ रहा है। प्रोडक्शन यानी आप देखते हो ना 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उसको कितने में पड़ रहा है, वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेगा, फिर उसमें अपना प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट ऐड करेगा, फिर वो बेचेगा। मतलब आपको बेचना है तो आप क्या कंसीडर करोगे? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करोगे, आपको प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट। वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कहां पर मिलेगा? डेफिनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंस नीड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। मैंने लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिया था, इसमें मैंने फीचर्स और इंपॉर्टेंस ले लिया है। सो दैट्स इट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा दैट विल बी रिगार्डिंग एंटायरली मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव टू मी। मेरा वीडियोस इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। प्यूपिल्स एकेडमी इस तरह से आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।